नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार सामल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे होंगे और उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। दोस्तों, प्रीवियसली मैं जितना भी वीडियो बनाया वो एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के लिए, पर्टिकुलरली उसका जॉब प्रोफाइल के लिए, वो कैसे इंस्पेक्शन करेगा या जॉब रिलेटेड उसको क्या क्या इंस्पेक्शन का जरूरत पड़ते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो में जितने भी वीडियो बनाया उसके ऊपर बनाया था। कुछ वीडियो मेरे ऑडिटिंग और आईएसओ के ऊपर भी हैं, मगर ये जो वीडियो आज बना रहा हूं, ये वीडियो एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर को जरूर ही फॉलो करना चाहिए। उसका फ्यूचर में खुद को डेवलप करने के लिए या फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए ये टूल्स वगैरह का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंस है एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर में या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। अगर आप अपना करियर फ्यूचर में बनाना चाहते हैं तब आपको ये क्वालिटी कंट्रोल टूल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स जो होते हैं वो कैसे यूज किया जाते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसको आप लोगों को जरूर ही फॉलो करना चाहिए। आप जो भी इंडस्ट्री में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, एक काम में आपको ये क्वालिटी टूल्स जरूर ही कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर ही देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। सेवन क्वालिटी कंट्रोल टूल्स या 7 क्वालिटी टूल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है। तो दोस्तों, हम लोग क्वालिटी टूल्स क्यों यूज करते हैं, क्वालिटी टूल्स का यूज क्यों किया जाता है। मान लीजिए क्वालिटी इंस्पेक्टर एक शाफ्ट को इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है, तो उसको उसके लिए उसका रिक्वायरमेंट का जो जो इक्विपमेंट चाहिए वो जरूरत करके लेके जाता है। बाद में जाके शाफ्ट को चेक करता है। शाफ्ट का अगर डायमीटर या लेंथ जो भी चेक कर रहा है, अगर उसको टॉलरेंस लेवल में मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करता है, नहीं तो रिजेक्ट करता है, नहीं तो रिवर्क करता है। मगर कभी आप सोचे हो क्या, ये आप जो रिजेक्ट कर रहे हो या रिपेयर कर रहे हो वो किस चीज के लिए ये रिपेयर या रिजेक्ट आया, उसके लिए हम लोग क्वालिटी टूल्स यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि जो प्रॉब्लम आया वो किस चीज के लिए आया। हम लोग क्या करते हैं, उसको माइक्रो लेवल में जाते हैं, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक चीज का जितना जिस चीज के लिए वो फेल्यूर में गया, वो क्यों फेल्यूर गया, वो फेल्यूर के लिए क्या क्या रीजन है, वो रीजन को हम लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, करके वो प्रॉब्लम को एलिमिनेट करते हैं, सो दैट फ्यूचर में वो प्रॉब्लम रीअकर ना हो। ओके, आप क्वालिटी इंस्पेक्टर हो, आप क्वालिटी इंस्पेक्शन जब करने के लिए जाते हो, आपको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है कि आपको जाके प्रोडक्ट को चेक करना है बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। आपको एक रिक्वायरमेंट दिया जाता है, ये शाफ्ट का लेंथ 150 mm होना चाहिए। तो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जाके चेक करते हो, अगर 149.9 है या 150.8 है, आप उसको नोट करते हो। बाद में एक टॉलरेंस लेवल दिया जाता है, वो टॉलरेंस लेवल के हिसाब से आप चेक करते हो। अगर वो टॉलरेंस लेवल के अंदर है आप एक्सेप्ट करते हो, नहीं तो रिजेक्ट करते हो। मगर जब रिजेक्ट होता है, छोटा हो गया या बड़ा हो गया, 150.8 हो गया या 149.9 हो गया, क्यों हो गया, क्यों 150 नहीं हो पाया, वो क्या करता है, क्वालिटी टूल्स उसमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नॉट टू गेट ए प्रॉपर क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी टूल का वही काम होता है। सो क्वालिटी मैनेजमेंट टूल हेल्प एम्प्लॉय आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, क्या प्रॉब्लम है, which are occurring repeatedly and also their root cause। उसका रूट कॉज क्या है, किसके वजह से ये आया, ठीक है, जिसके लिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ, और ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं वो भी वो आपको बताता है। क्वालिटी मैनेजमेंट टूल मेक द डाटा इजी टू अंडरस्टैंड एंड एनेबल एम्प्लॉयज टू आइडेंटिफाई प्रोसेस टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स एंड फाइंड सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आप अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन में पूरा लाइफ काम करना चाहते हो तो आप शायद नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप बोर हो जाओगे, सेम टॉपिक सेम चीज को इंस्पेक्शन कर करके बोर हो जाओगे। आपको एक नेक्स्ट लेवल में जाना है जहां पर आप ग्रुप ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्टर को आप सुपरवाइज करोगे, नहीं तो मैनेज करोगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वालिटी इंस्पेक्शन जाके चेक करते हैं आपका प्लांट के लिए या कंपनी के लिए कि आपका प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे होंगे, वो प्रॉब्लम को एनालाइज करके
उसका रूट कॉज निकाल के उसको एलिमिनेट अगर आप करोगे तब आपका कंपनी का भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा रीवर्क को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट टूल मेक द डाटा इजी टू अंडरस्टैंड एंड एनेबल एम्प्लॉइज टू आइडेंटिफाई, प्रोसेस टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स एंड फाइंड सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन भी निकालते हैं और प्रॉब्लम को रेक्टिफाई भी करते हैं। तो 1985, Bill Smith, an engineer of Motorola, who is also called as father of Six Sigma, presented a paper which concluded that if a product was found defective or corrected during the production process, other products were bound to be missed and found later by customer during early use of the product. अगर आप एक प्रोडक्ट को डिफेक्टिव करोगे, नहीं तो करेक्शन करोगे प्रोडक्शन स्टेज में, तो क्या होगा, बहुत सारे और इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर जाओगे, जो चीज आपका कस्टमर बाद में पकड़ेगा और आपका प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट का जितना रिक्वायरमेंट होगा, आपका प्रोडक्ट को पब्लिक जितना लाइक कर रहे होंगे, वो लाइक उतना नहीं करेंगे। इसलिए प्रॉब्लम को पकड़ के उसको एलिमिनेट करना बिफोर और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फेज आपका कंपनी के लिए भी अच्छा है, आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और आपको अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो हम लोग क्वालिटी टूल के लिए क्या करते हैं, क्वालिटी टूल जनरली क्या होता है, वी नीड क्वालिटी टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वालिटी टूल यूज करते हैं, फॉर कंटिन्यूअल डेवलप इंप्रूवमेंट एंड फॉर प्रोसेस मेजरमेंट। तीन चीज के लिए हम लोग क्वालिटी टूल को जनरली यूज करते हैं। तो क्वालिटी टूल जो 7 क्वालिटी टूल होता है वो किस बेसिस में काम करता है, पीडीसीए साइकिल। ओके, उसको हम लोग पीडीसीए साइकिल बोलते हैं, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। पहले प्लान करिए क्या करना है मुझे, बाद में वो प्लान जो किए हैं उसके लिए आप इंप्लीमेंट करके उसको डू करिए, बाद में चेक करिए ईच एंड एवरी स्टेज, ओके, टू गेट ऑल द डाटा एंड एवरीथिंग। वंस यू गेट द डाटा देन यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्लान, ऑब्जर्वेशन, डेफिनेशन, एनालिसिस, ये सब प्लान में आता है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं यू हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। आपको अगर आप उस चीज में ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे तब आप उसके डिटेल में नहीं जा सकते हो। मान लो आप एक इंडस्ट्री से नहीं हो, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, मैं आपको लेके एक प्रोसेस इंडस्ट्री में डाल दिया, आप मैन्युफैक्चरिंग वाले हो, आपको प्रोसेस के बारे में ज्यादा पता नहीं, तब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ही नहीं पाओगे। तो डेफिनेट आदमी भी चाहिए जिसका वो फील्ड में एक्सपीरियंस भी हो। तो ऑब्जर्वेशन, डेफिनेशन एंड एनालिसिस। बाद में क्या करना है, एक्शन, डू। आप एनालिसिस करने के बाद आप काम करना शुरू करोगे। बाद में आप जब काम कर रहे हो पीरियडिकली आपको चेक करना पड़ेगा। देन यू हैव टू डू एक्शन, एक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंक्लूजन और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। अगर ISO 9001 2018 आप पढ़े होंगे तब आपको प्लान, डू, चेक और एक्ट के बारे में पता होगा। इशिकावा के बारे में आप लोगों को शायद पता होगा, इनको हम लोग क्वालिटी गुरु कहते हैं, काओरो इशिकावा, जापान के। एज मच एज 95% उनका मानना था कि एज मच एज 95% ऑफ द क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम इन द फैक्ट्री कैन बी सॉल्व्ड विद 7 फंडामेंटल क्वांटिटेटिव टूल्स। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटेटिव टूल्स है जिसके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे, उनका मानना था, वो क्वालिटी गुरु से पूरा विश्व के क्वालिटी गुरु माने जाते हैं मिस्टर इशिकावा। वो मानना था अगर हम लोग ए 7 क्वालिटी टूल्स को अपने निजी जिंदगी में, अपने फैक्ट्री में, अपने इंडस्ट्री में अगर हम लोग इसको यूज करें कोई प्रॉब्लम के लिए, तो 95% चांस हम लोग वो प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इसका जरूरत कैसे पड़ता है। तो QC टूल्स कैन बी यूज्ड टू आवर डे टू डे QC एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स टू मेक इट इलैबोरेट हाउ कम दिस टूल्स कैन हेल्प अस इन आवर प्रेजेंट इंडस्ट्रीज। हमारे जो प्रेजेंट इंडस्ट्री में है इसमें हम लोग QC टूल कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए कोई बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाउंड सम लॉट ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। कोई बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिस्किट बना रहा है, वो देखा कि उसका एक लॉट में बिस्किट जितना बन के आया उसका टेस्ट डिफरेंट है, नहीं तो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। वेल्डिंग रिपेयर ऑफ ए प्रोसेस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेल। मान लीजिए कोई प्रोसेस इंडस्ट्री में सेल कंटिन्यूस वेल्डिंग हो रहा है और एक बैच में पूरा पता चला कि पूरा वेल्डिंग का क्वालिटी खराब है।
और एक क्या है, कंक्रीट क्रैक फॉर सम इंडस्ट्री विथ पोरिंग। जब पोरिंग हो रहा है, पता चला एक लॉट में पूरा जितना कंक्रीट पोरिंग हुआ सब क्रैक हो गया। नहीं दो, एक पिज्जा डिलीवरी शॉप में कस्टमर कंप्लेन बहुत आ रहे हैं। तो ये सब को हम लोग कैसे क्यूसी टूल यूज करके उसका आइडेंटिफाई करके, हम लोग कौन सा क्यूसी टूल यूज करके इसका रूट का एनालिसिस करके, रूट को कैसे फाइंड आउट करके वो एलिमिनेट करके अपना प्रोडक्शन, अपना मैन्युफैक्चरिंग, अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम लोग बढ़ा सकते हैं, वही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है, फाउंड सम लॉट विथ डिफरेंट क्वालिटी। फॉर दिस above issue we need to do brainstorming to find out most possible causes। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग में बिस्कुट का इंडस्ट्री बनाने के टाइम में हम लोग देखें कि वो खराब हो रहा है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ। ठीक है, बिफोर टू फाइंड द कॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, पास थ्रू व्हिच स्टेप्स एंड हु आर इन्वॉल्व इन दैट वन। एक बिस्किट बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होंगे, रॉ मटेरियल आएगा, बाद में कुछ क्रॉसिंग होगा, बाद में मिक्सिंग होगा, मिक्सर बनाया जाएगा, बाद में कोई बेचिंग प्लांट में जाएगा, बाद में पैटर्न में डाला जाएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स। आपको हर एक स्टेप में जो जो बंदे इन्वॉल्व हैं वो बंदे के पास आप लोगों को जाना है और उनसे बात करके पूरा डिटेल लेके आना है। क्यूसी टूल का मतलब है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना। आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्शन करोगे, आपको उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा रूट को फाइंड आउट करने के लिए। और जितना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लाएंगे, ज्यादा जितना ज्यादा और जितना एग्जैक्ट, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेके आ गए और वो दैट इज नॉट ट्रू इंफॉर्मेशन। ओके, आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर क्यूसी टूल यू मे एबल टू फाइंड आउट द कॉज एंड देन एनालाइज इट टू फाइंड आउट द रूट कॉज। आप इतना इंफॉर्मेशन लेके आने के बाद आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्यूसी टूल चूज कर सकते हो जो सुइटेबल है इसके लिए, या बहुत सारे क्यूसी टूल यूज कर सकते हो। बाद में आप फाइंड आउट कर सकते हो किसका प्रॉब्लम कहां पर आता है। प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद आप वही प्रॉब्लम को रूट कॉज एनालिसिस करोगे और उसको एलिमिनेट करके आपका कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हो। उसी तरह अगर वेल्डिंग का एक रिपेयर हो रहा है एक मैन्युफैक्चरिंग सेल में, तो उसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी मटेरियल में प्रॉब्लम हो सकता है, मशीन में प्रॉब्लम हो सकता है, ऑपरेटर में प्रॉब्लम हो सकता है, कंज्यूमर में प्रॉब्लम हो सकता है, एनवायरमेंट सही नहीं हो सकता है, प्रोसीजर नहीं हो सकता है, या अदर पॉसिबल कॉजेस नहीं हो सकता है। अगर एक वेल्डिंग रिपेयर आ रहा है, हम लोग क्या करने का, एक क्यूसी टूल चूज करने का, जो 7 क्यूसी टूल आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें से कोई क्यूसी टूल चूज करके हम लोग एक एक टॉपिक को एनालाइज करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अगर मेरा वेल्डिंग रिपेयर आ रहा है, मैं जो मटेरियल यूज कर रहा हूं वो बराबर है कि नहीं, मेरा मशीन कैलिब्रेटेड है कि नहीं, मेरा ऑपरेटर क्वालिफाइड है कि नहीं, मेरा कंज्यूमेबल नॉन करोजिव और उसका एमटीसी वगैरह सब बराबर और उसका टेस्टिंग वगैरह बराबर हुआ है कि नहीं, एनवायरमेंट जो है वो एनवायरमेंट बराबर है कि नहीं, प्रोसीजर जो मुझे मिला वो प्रोसीजर अप्रूव है कि नहीं। ये सब चीज को मैं एक 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 करके जब चेक करके जाऊंगा, तब मुझे पता चलेगा इसका रूट कहां पर है। बाद में अगर मुझे पता चला कि मशीन कैलिब्रेटेड नहीं है, मशीन डैमेज है, तो मैं क्या करूंगा, मशीन को चेंज करूंगा। जब बाकी कैरेक्टर मेरे ओके रहेंगे और मशीन प्रॉब्लम रहेगा, तब मशीन को चेंज करने के बाद मुझे 100% सक्सेस मिलेगा और मेरा क्वालिटी भी इंप्रूव रहेगा। तो उसी तरह का मान लीजिए कंक्रीट क्या हो रहा है, बराबर क्रैक हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंक्रीट क्यों क्रैक हो रहा है उसके लिए मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई क्यूसी टूल यूज करते हैं उसके लिए वो सेम इंडस्ट्री से कोई एक्सपीरियंस बंदे को इन्वॉल्व करते हैं, जो हमको पूरा प्रोसेस के बारे में अच्छा से समझाए। समझाने के बाद कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हो, हम लोग वो डिपार्टमेंट के साथ मिले, मिलने के बाद एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन हम लोग वहां से कलेक्ट करें, as much as exact information and as many as information कलेक्ट करें। बाद में अपना क्वालिटी टूल को यूज करके हम लोग उसका रूट फाइंड आउट करें कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ था। मान लीजिए कंक्रीट क्रैक हुआ है, कंक्रीट क्यों क्रैक हो सकता है, डिजाइन रॉन्ग हो सकता है, कंक्रीट का जो मिक्स डिजाइन है वो गलत हो सकता है, ड्यूरेशन ऑफ पोरिंग में लेट हो सकता है इसके लिए क्रैक हुआ, नहीं तो टेस्टिंग नहीं हुआ कंक्रीट पोरिंग की वजह से वो भी हो सकता है, कंपैक्शन बराबर नहीं हुआ वो भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा टॉपिक को एक एक करके एनालाइज करेंगे और भी डिटेल में जाएंगे और पूरा टॉपिक में जितना इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगे। करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा चीज के लिए मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसको फाइंड आउट करके उसका रूट में जाएंगे और उसको एलिमिनेट करेंगे। करने के बाद मेरा क्वालिटी बाद में फिर इंप्रूव होगा। फिर मान लो एक कस्टमर कंप्लेन हो रहा था पिज्जा डिलीवरी शॉप में, तो कस्टमर कंप्लेन क्यों हो रहा था, क्योंकि मैं भी कस्टमर को, हम लोग जब एड्रेस लेते हैं, जो एड्रेस ले रहा है पिज्जा शॉप में, मैं भी वो रॉन्ग एड्रेस लिखा होगा, नहीं तो ऑर्डर भी रॉन्ग ले सकता है।
मे बी डैमेज ऑर्डर भी दे सकता है, मे बी लेट डिलीवरी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बना के पूरा डिटेल रखेंगे, एक हफ्ते का नहीं तो एक महीने का क्या हो रहा है, एक डेली मुझे कितना रॉन्ग एड्रेस आ रहा है, डेली मुझे कितना रॉन्ग ऑर्डर आ रहा है, उसका एक चार्ट बना के जब हम लोग एक हफ्ता या बाई वीकली ऐसा रख के उसको एनालाइज करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि किस प्रॉब्लम की वजह से मेरा ये आ रहा था, और मैं जो ज्यादा करिंग प्रॉब्लम है उसको फोकस करके उसको एलिमिनेट करूंगा, तो मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आ सकता है और मेरा बिजनेस भी अच्छा चल सकता है। तो दोस्तों, 7 जो 7 QC टूल्स है, वो 7 QC टूल क्या है आज पढ़ते हैं। 7 QC टूल जनरली क्या है, फ्लो चार्ट, चेक शीट, हिस्टोग्राम, पैरेटो डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और फिशबोन डायग्राम, स्कैटर्ड डायग्राम, कंट्रोल चार्ट्स, टोटल 7। ठीक है, तो दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट क्या है? ए डायग्राम दैट यूजेस ग्राफिक सिंबल टू डिपिक्ट द नेचर एंड फ्लो ऑफ द स्टेप इन अ प्रोसेस। जो लड़के काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस प्लांट में या ऑयल एंड गैस में या पावर प्लांट में, किधर भी काम करते हैं, उनको पता होगा कोई भी चीज करने के लिए हमको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। मान लीजिए आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपको क्या करना है, आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है। आप डॉक्यूमेंट क्या करोगे, एक फ्लो चार्ट के हिसाब बनाओगे। मेरे को क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, मुझे एक RFI बनाना है। RFI में कैसे बनाऊं, मैं पहले साइट वाला पहले कंफर्म करेगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर काम हुआ है तो वहां से कुछ नोटिफिकेशन आएगा, वो नोटिफिकेशन को मैं रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करने के बाद मैं जाकर साइट में वेरीफाई करूंगा। साइट में वेरीफाई करने के बाद मैं श्योर होता हूं तो मैं पेपर में उसको ITP बनाऊंगा। ITP बनाने के टाइम में मैं RFI बनाऊंगा। RFI बनाने के टाइम में मैं क्या करूंगा, उसका रेस्पेक्टिव ITP को फॉलो करूंगा। ITP में क्या क्लॉज नंबर है वो लिखूंगा, उसमें पूरा सब बंदे का सिग्नेचर करूंगा। बाद में RFI बनाने के टाइम में मुझे ड्राइंग अटैच करना है, लेटेस्ट रिवीजन ड्राइंग अटैच करना है। बाद में RFI में पूरा कॉलम्स फिलअप करना है। सो दिस आर द फ्लो चार्ट्स, वन बाय वन द स्टेप इज देयर। अगर आपका बार बार एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम इसी के वजह से क्रिएट हो रहा है, तब फ्लो चार्ट बना के उधर आप मॉनिटर कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट में वो प्रॉब्लम मिस हो रहा है, जिसकी के वजह से हम लोग हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बराबर नहीं मिल रहा है। तो वो पॉइंट को आप लोग ज्यादा फोकस करके उसको एलिमिनेट कर सकते हो, नहीं तो इंप्रूव कर सकते हो, जिससे आपका फाइनल प्रोसेस या फाइनल प्रोडक्ट जो हो वो अच्छा आएगा। इसमें क्या किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस। एक प्रोसेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ प्रोसेस एंड सब प्रोसेस, प्रोसेस स्टेप्स शो विद सिंबॉलिक शेप्स। इसमें सब सिंबल रहते हैं, सर्कल, रोम्बस, स्क्वायर, इस तरह का सिंबल, एरो, इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। प्रोसेस फ्लो इंडिकेट्स बाय एरो एंड सिंबल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट और एंड के लिए हम लोग ऐसे ओवल टाइप का शेप लेते हैं फॉर स्टार्ट एंड एंड। इट रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, इसको समझने में आसान हो। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए ऐसे रोम्बोस जैसे यूज करते हैं, प्रोसेस के लिए स्क्वायर, डिसीजन के लिए डायमंड एंड एरो के लिए एरो डायरेक्शन दिया जाता है इन लोगों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो हाउ डज इट वर्क्स, इट डिटरमाइन व्हाट प्रोसेस और प्रोसीजर यू वांट टू रिप्रेजेंट। आप कौन सा एक कोई भी प्रोसेस आप पकड़ो, पकड़ने के बाद इसका एक फ्लो चार्ट बनाओ। जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप उसका पूरा डिटेल लिखने का। द मेन की बिहाइंड 7 QC टूल इज नीड योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। इफ यू कैन डू मोर ब्रेनस्टॉर्मिंग, योर वर्क कैन बी वेरी क्लियर, वेरी माइनट। ओके, आप पूरा डिटेल में जा सकते हो। आपको उसके लिए डिटेल में समझना पड़ेगा, आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज करना पड़ेगा। आप अगर वो सेम प्रोसेस आप फ्लो चार्ट बना रहे हो मगर आप वो प्रोसेस के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे फ्लो चार्ट बनाओगे। आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। आप पहले उसको पूरा डिटेल में लिखना चाहिए, लिखने के बाद फ्लो चार्ट में उसको रिप्रेजेंट करोगे। बाद में आप एक एक करके नोट डाउन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज इट्स यूज। A flowchart is a diagram that depicts a process, system और computer algorithm. Flowchart ऐसा होता है, A हो गया, B हो गया, A plus B, then C is equal to A plus B. ये flowchart हो गया। तो फ्लोचार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डाटा दे के छोड़ देते हैं, बाद में ऑटोमेटिकली वो फ्लो होता रहता है। बाद में हम लोग क्या करना पड़ता है, उसको बार बार मॉनिटर करना पड़ता है कि वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। They are widely used in multiple fields of document, study, plan, improve and communicate often complex processes in clear, easy to understand diagrams.
टाइप ऑफ फ्लो चार्ट, बहुत तरह का फ्लो चार्ट होते हैं। हम लोग अपने अपने इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट यूज करते हैं, जैसे प्रोसेस मैप होता है, प्रोसेस फ्लो चार्ट होता है, फंक्शनल फ्लो चार्ट होता है, बिजनेस प्रोसेस मैपिंग होता है, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग एंड नोटेशन होता है। इस तरह का बहुत तरह का हम लोग फ्लो चार्ट यूज करते हैं। तो इधर एक डायग्राम दिया गया है फ्लो चार्ट का, इधर इनपुट, देन प्रोसेस, देन वी हैव टू एडजस्ट, देन मीटरिंग meeting requirement. Is it meeting requirement? Yes. Okay, then output. If it is not meeting the requirement, then no, then adjust, then again it go input, then process, then it will go on. So it is like a diagram. In a diagram it is given how the process will flow, and the process how it flow, it denotes by some of the symbols. ठीक है, कहां कहां पर यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, क्रिटिकल पाथ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत जगह पर यूज किया है, सर्विस में, रेस्टोरेंट में यूज किया जाता है, रियल एस्टेट में यूज किया जाता है, विजुअलाइजिंग मनी फ्लो में यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट को हम लोग क्या करते हैं, तीनों कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैक्रो, मिनी एंड माइक्रो। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तब आप क्या कर सकते हो, माइक्रो में यूज कर सकते हो। अगर आपको और थोड़ा डिटेल में, कम डिटेल में जाना है तो मिनी में, और एक नॉर्मल में आप क्या कर सकते हो, एक मैक्रो चार्ट बना सकते हो। मान लो आपको किसी वेल्डर को वेल्डर आईडी इशू करना है, आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट, क्वालिफाई वेल्डर, टेस्ट एक्सेप्टेड, इशू आईडी, एंड इट्स लाइक ए सिंपल वन, ठीक है। अगर आप मिनी में जाओगे, आप क्या करोगे, एक डबल पेज बनाओगे, आप वेल्डर टेस्ट करोगे, अगर फेल हो गया उसका रीटेस्ट करोगे, बाद में उसको इशू करोगे। अगर आप माइक्रो में जाओगे तो उसका टेस्ट कूपन चेक करोगे, फाइंड द क्वालिफिकेशन चेंज चेक करोगे, बाद में क्वालिफिकेशन सही है कि नहीं है, रेंज वो भी चेक करोगे, उसका जैसे प्रिपेयर करोगे, जब क्लियरेंस कार्ड प्रिपेयर करोगे, इशू जैसे करोगे। सो हम लोग उसको और भी डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है। माइक्रो में हम लोग क्या करते हैं, और भी डिटेल में जाते हैं, जहां पर बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर हम लोग क्या करना पड़ता है, माइक्रो लेवल में फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। माइक्रो लेवल का फ्लो चार्ट क्या करता है, बहुत डिटेल में जाके उसको और भी छोटा छोटा करके हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम का रूट तक हम लोग को पता चलता है, और हम लोग एक बार प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद उसको हम लोग उसका एक्शन लेके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बाद में चेकशीट क्या है, जो क्वालिटी में काम करते हैं उनको चेकशीट पता होगा, क्योंकि चेकशीट जनरली हम लोग यूज करते हैं, बहुत ही जगह पर चेकशीट यूज करते हैं। चेकशीट में हम लोग क्या करते हैं, पूरा डिटेल आइटम लिख के उसको एक एक करके चेक करते हैं। तो चेकशीट क्या होता है, व्हाट इज ए चेकशीट? चेकशीट इज ए लॉजिकल पॉइंट टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ओपिनियंस इनटू फैक्ट्स। Translating opinion into facts, that is most important. Check sheet is a well thought out format for collecting and compiling events as they happen. It answers the basic questions: how often, in what category, to distinguish between fact and opinions, to gather data about how often the problem occurs, and to gather data about the type of problem. When do you use the check sheet? To understand and grasp the past present status of the problem situation, to stratify the data as they are collected, to understand the change and to analyze the data as they are collected. तो दोस्तों हम लोग चेक लिस्ट में कैसे चेक करते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मैं आपको एक पिज्जा डिलीवरी का एक एग्जांपल दिया था पहले, उसमें मान लीजिए एक पिज्जा शॉप में हमारा इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो रहा है, रॉन्ग ऑर्डर आ रहे हैं, लेट डिलीवरी हो रहा है, शिपिंग डैमेज हो रहा है, लेट पेमेंट हो रहा है, या रॉन्ग एड्रेस हो रहा है। मुझे इसमें फाइंड आउट करने का कि कौन सा प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, और मैं उसको और ज्यादा फोकस करेगा तो मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ज्यादा बढ़ा सकता है। तो मैं क्या करेगा, मैं एक डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे करके एक चार्ट बनाऊंगा, और डेली जितना प्रॉब्लम अकर हो रहा है उसका एक नंबर देते जाऊंगा। मान लीजिए मंडे में मेरे को 3 रॉन्ग ऑर्डर मिला, लेट डिलीवरी 0 था, शिपिंग डैमेज 2 था, लेट पेमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, और रॉन्ग एड्रेस भी बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसी तरह मैं क्या करूंगा, पूरा एक हफ्ता का डाटा कलेक्ट करूंगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद मैं देखूंगा कि कितना डाटा टोटल आया, और उसमें हाईएस्ट डाटा कौन है। 26 मेरे को रॉन्ग ऑर्डर्स आए। अगर मैं रॉन्ग ऑर्डर को अवॉइड कर सकता हूं, देन ऑलमोस्ट 30 to 40% प्रॉब्लम आई कैन एलिमिनेट, ठीक है। बाद में लेट डिलीवरी, अगर रॉन्ग ऑर्डर और लेट डिलीवरी को मैं सेकंड प्रायोरिटी देके, फर्स्ट प्रायोरिटी रॉन्ग ऑर्डर, सेकंड प्रायोरिटी लेट डिलीवरी, देन आई कैन इंप्रूव माय कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हो, चेक शीट बना सकते हो, और बना के डिटेल उसमें डाल के आप देख सकते हो कि कौन सा प्रॉब्लम को अगर आप एलिमिनेट करोगे तब आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन और आगे बढ़ सकता है। हाउ टू मेक ए चेक शीट? Clearly state the event to issue being observed and what data pertaining to it to be collected.
आपको कौन सा डाटा, आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है एवरी डे में। डिसाइड वेयर एंड व्हेन द डाटा विल बी कलेक्टेड। आपको वो पहले बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा मेरे को किस किस डाटा को कलेक्ट करना है और कौन सा फ्रीक्वेंसी में भी कलेक्ट करना है। डिसाइड द टाइप, category and group under which data needs to be classified. Then make trail format and try it out, confirm that it meets all the object, then make required number of copies to finalize check sheet and collect data consistently and honestly. How to interpret the check sheet? Completely filled check sheet offer clearly visible data. जैसे हम लोग लास्ट check sheet में देखे 26 डाटा हमारा आया था आउट ऑफ 70, देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या है, रॉन्ग डिलीवरी, ठीक है, रॉन्ग एड्रेस हमको मिला, रॉन्ग डिलीवरी हो गया, इसलिए हम लोग को क्या हुआ, हम लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। हिस्टोग्राम क्या है दोस्तों? हिस्टोग्राम इज a special type of bar chart to show the distribution or spread of the observed characteristic. It is a visual representation of range and magnitude and the central tendency and the spread dispersion. हिस्टोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बार चार्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस में लेके वर्टिकल बार को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एक टारगेट पॉइंट देते हैं, एक अपर लिमिट लोअर लिमिट फिक्स करते हैं, करने के बाद वो डाटा में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करके हम लोग देख सकते हैं कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, मैं कहां पर हूं और मेरा प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है, ठीक है। हिस्टोग्राम में आप इधर देख सकते हैं, when to use a histogram to summarize a large data sets graphically. There are lot of bars are there. हम लोग इसको बार को ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, एक्स एक्सिस में कोई डाटा को डालते हैं, वाई एक्सिस में हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी को डालते हैं, इसका एक टारगेट पॉइंट हम लोग बनाते हैं, बनाने के बाद इसका एलडीएल और यूडीएल बनाते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग चार्ट से ही पता कर सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है और हम लोग को कहां पर फोकस ज्यादा करना है। टू कंपेयर मेजर टू स्पेसिफिकेशन, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द टीम, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। हाउ टू राइट ए हिस्टोग्राम, काउंट नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, कितना डाटा पॉइंट है वो पहले काउंट करिए। समराइज ऑन ए टैली शीट, एक टैली शीट लेके आप अगर एक्सेल यूज कर रहे हो, आप एक्सेल में डाटा डालने के बाद उधर एक ऑप्शन है, आप उधर में जाकर डायरेक्ट हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो और आप उधर सीख भी सकते हो कि हिस्टोग्राम कैसे किया जाता है। कंप्यूट द रेंज, determine the number of intervals, compute interval width, determine interval starting point, count number of parts in the each interval, plot the data and add title, ठीक है। तो इधर मैं एक अपना ऑफिस का एक काम किया था जिसमें हिस्टोग्राम में हम लोग उसको रिप्रेजेंट किए थे, हम लोग डाटा कैसे दिए थे उसका एक अलग सा वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए कि हम लोग एक्सेल में हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट कर सकते हैं और उसका डाटा एंटर करके मैं हिस्टोग्राम करके रिप्रेजेंट कैसे करके प्रॉब्लम पॉइंट कैसे कर सकता हूँ, उसका एक अलग सा वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तो बार विड्थ और बाउंड्री को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक सिंपल फॉर्मूला है, बार विड्थ इक्वल टू रेंज ऑफ डाटा सेट बाय नंबर ऑफ बार्स। तो हम लोग ऐसे करके उसको निकालते हैं, बाद में टारगेट हम लोग सेट करते हैं और टारगेट सेट होने के बाद जब हम लोग डाटा इनपुट करते हैं तब हमको पता चलता है कि टारगेट वैल्यू कहां पर है और हमारा प्रॉब्लम कहां पर अकर कर रहा है। तो इंटरप्रेटिंग हिस्टोग्राम भी हम लोग ऐसे में आपको जैसे पहले बताया, उसका लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट आइडेंटिफाई किया जाता है, बाद में हम लोग डाटा जब देते हैं इनपुट करते हैं, डाटा इनपुट करने के बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये जो डाटा मेरा आया और रेंज के अंदर है कि नहीं, अगर नहीं है तो कहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, जहां पर प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम्स है। बाद में पेरेटो चार्ट, पेरेटो चार्ट दोस्तों क्या है, पेरेटो चार्ट है, पेरेटो चार्ट में जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो 20% प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, इसको 20-80 रूल भी कहा जाता है, ठीक है। 20-80 रूल, पेरेटो चार्ट कभी भी याद रखेंगे आप लोग, पेरेटो डायग्राम, 20% ऑफ द प्रॉब्लम्स which we attack by which 80% the troubles can be solved, ठीक है। so focus area to get most gains, bar chart arranged in descending order of height, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट्स में आता है पेरेटो चार्ट में, क्या होता है 80% ऑफ द ट्रबल्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 20% प्रॉब्लम को अटैक करते हैं जिसमें हमारा क्या होता है 80% ट्रबल सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको 20-80 रूल और 80-20 रूल भी करते हैं। नेम्ड आफ्टर इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो।
तो when to use a Pareto diagram? Starter to problem solving. What to solve? To break big problems into smaller problem. To prioritize high impact issues. Where to focus? ये Pareto chart जो है, इटालियन साइंटिस्ट जो यूज किए थे, वो यूज करके पहले बार चार्ट को कहां पर यूज किए थे, यूज करके क्या एनालाइज किए थे कि उनका कंट्री का 80% ऑफ द वेल्थ इज विथ 20% ऑफ द पीपल। उनका 80% जो मनी है वो 20% आदमी के पास था, इसलिए पॉवर्टी में जो हाई लो आ रहा था उसका वो एक एनालाइज किए थे, और वो एनालाइज के हिसाब से ये पारेटो चार्ट को पारेटो डायग्राम नाम दिए थे, और तब से पारेटो डायग्राम पूरे विश्व में फॉलो किए जाते हैं। This technique helps to identify the top 20% of the cause that needs to be addressed to resolve 80% of the problem. ठीक है, in 20% effort I can solve 80% of the result. The value of the Pareto principle for a project manager is that it reminds you to focus on the 20% of the things that matter. Of the things you do during your project, only 20% are most important. Those 20% produce 80% of your result. Identify and focus on those things first, but don't totally ignore the remaining 80% of the cause. वो क्या बोलता है, जो 20% प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप फोकस करो, आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी 80% को आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, बट टोटली यू कैन नॉट इग्नोर। तो इधर एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें हमको पता चलता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, दिस इज द लेस प्रॉब्लम, बट दिस प्रॉब्लम इफ यू कैन सॉल्व, आई कैन सॉल्व 80% ऑफ माई प्रॉब्लम्स। ओके, हम लोग उसको कैसे बनाते हैं? आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ ईच प्रॉब्लम, स्कोर द प्रॉब्लम्स, गिव स्कोर फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ग्रुप प्रॉब्लम्स टुगेदर बाय रूट कॉज, एड अप द स्कोर्स ऑफ ईच ग्रुप, देन टेक एक्शन। सो पैरेटो एनालिसिस में क्या रिस्क रहता है और स्टेप्स टू अवॉइड देम, क्या क्या हम लोग अवॉइड करते हैं और क्या क्या रिस्क रहता है जिससे हम पैरेटो चार्ट बना सकते हैं। नहीं तो हमारा पैरेटो चार्ट जो हम लोग वैल्यू लेंगे, कोई भी चार्ट है, अगर आप वैल्यू बराबर लेके आएंगे तो चार्ट बराबर बनेगा और आपको आउटपुट भी ठीक मिलेगा। ठीक है, तो उसमें रिस्क और उसका अवॉइड जो है, रिस्क क्या क्या रहता है? सिलेक्टिंग ए रॉन्ग आइटम सॉज ए जंपिंग टू कंक्लूजन रेदर देन यूजिंग द प्रूवन फैक्ट्स। अगर आप कोई पॉइंट जंप नहीं कर सकते, इसमें आपको डिटेल में जाना पड़ेगा और उसका एक स्कोर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यूज मेजर्स विथ लीड टू द हाईएस्ट बार ऑफ द चार्ट इंडिकेटिंग समथिंग that is not the most appropriate item to address. Assuming the people who are doing the measurement are motivated and able to do this. Ending up with these things that are too big to address. And last minute change that are based on the initiation rather than measurement and unknown facts. These are some of the factors, risk or something factors which happen during the Pareto analysis. और हम लोग को क्या क्या इसमें avoid करना है? Take care to start with the right problem. आपको कौन सा प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ही एक्शन लेना पड़ेगा। रिमेंबर दैट द फोकस इज टू फाइंड आउट द मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम, सो गेट मेजरमेंट राइट। आपका मेजरमेंट अगर सही नहीं रहेगा, आपको क्या होगा? आपको आउटपुट भी सही नहीं मिलेगा। ठीक है, एजुकेट द पीपल हु आर डूइंग दिस वन, केयरफुली कंसिडर द एफर्ट एंड बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द डाटा। ठीक है, तो इधर एक डायग्राम में लगाया हूं पैरेटो एनालिसिस का, उसमें कैसे वो लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा 20% आइटम को मैं फोकस करूंगा तो मेरा 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पैरेटो डायग्राम आप एक्सेल फाइल में भी बना सकते हो, मैं इसका एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, कुछ डाटा डाल के आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग पैरेटो डायग्राम को एक्सेल फाइल में यूज करते हैं और करके उसका डाटा एनालिसिस करते हैं और प्रॉब्लम फाइंडिंग करके उसका रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, दोस्तों ये बहुत ही फेमस, वन ऑफ द फेमस क्यूसी टूल, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। हम लोग उसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। काओरो इशिकावा सावा जो है वो 1943 में इसको डेवलप किए थे, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बहुत ही पॉपुलर क्यूसी टूल है जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। A graphic tool that helps identify, sort and display possible cause of a problem or quality characteristic. आप अगर मेरे पुराने वाले वीडियो देखेंगे, मेरा पुराना वीडियो में एक कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें मैं बताया हूं कि फिशबोन डायग्राम कैसे यूज किया जाता है। Came into prominence in 1960s. It is also known as Ishikawa diagram or fishbone diagram. It is considered one of the best tool of quality management. It is used to resolve potential and real causes. हम लोग आज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में कोरोना वायरस के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे।
कोरोना वायरस का भी हम लोग फिशबोन डायग्राम आज करेंगे और देखेंगे क्या क्या पॉसिबल कॉज है जिसके वजह से कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. Why to use cause and effect diagram? Help to determine root cause of a problem. Group participation and knowledge sharing indicates possible cause for variation in a process. Increase knowledge of a process, its factors, etc. Identify area of further data collection. तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपका एक टीवी में पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लिखना पड़ेगा कि क्यों पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है. मे बी ट्यूनिंग खराब होगा, मे बी रिसीवर खराब हो सकता है, मे बी पावर खराब हो सकता है, मे बी ट्रांसमिशन खराब हो सकता है. मगर जब हम लोग बोलते हैं ट्यूनिंग खराब होता है, ट्यूनिंग का भी बहुत सब क्लॉज रहते हैं. तो हम लोग को क्या करना है, और भी मैक्रो लेवल में जाना है. ट्यूनिंग क्या है, ट्यूनिंग बराबर नॉट ट्यून्ड, बूस्टर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव ट्यूनर, या रिसीवर में अगर क्या है, पिक्चर ट्यूब खराब हो गया, लूज कांटेक्ट हो सकता है, पोर स्कैनिंग हो सकता है, अगर पावर है तो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव स्टेबलाइजर भी हो सकता है. ट्रांसमिशन में क्या हो सकता है, पोर सैटेलाइट लिंक हो सकता है, पोर ट्रांसमिशन हो सकता है, पोर वेदर भी हो सकता है. तो ये सब चीज को हम लोग जब लेंगे और एक एक चीज को जाके चेक करेंगे और एक एक चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, बाद में हमको पता चलेगा नहीं, वी हैव अ प्रॉब्लम समवेयर. तो क्या है, मेरे को इधर वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, तो मेरे को वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए मुझे एक अच्छा वाला वोल्टेज का कुछ लगाना पड़ेगा जिसमें मेरा वोल्टेज फ्लक्चुएशन को मैं एलिमिनेट कर सकूं. ठीक है. तो उसी तरह का अगर मेरा सिटी में क्राइम बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग क्राइम रेट, तो मैं क्या करूंगा, उसका पॉसिबल कॉजेस सब इधर डालूंगा. इकोनॉमिक का प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, मीडिया का प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो सब्सटेंस एब्यूज है, इसी के लिए क्राइम हो रहा है. बाद में मैं क्या करूंगा, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक एक करके पूरा आइडेंटिफाई करूंगा. करने के बाद एक एक चीज को मैं चेक करूंगा. मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए मेरा स्टेट में क्राइम बढ़ रहा है, नहीं तो मेरे स्टेट में क्या है, ड्रग्स का बहुत बहु मात्रा में यूज किया जाता है इसलिए मेरे स्टेट में क्राइम बढ़ रहा है. तो ये सब चीज को जो मैं पूरा आइडेंटिफाई करूंगा, पूरा चेक करूंगा, एक एक का डाटा लूंगा और मुझे पता चलेगा नहीं, मेरा इधर इनएफिशिएंट पॉलिसिंग नहीं है, वो बराबर है, फैमिली वायोलेशन नहीं है, वो भी बराबर है. मेरा जो जो चीज इधर है, मैं एक एक चीज को चेक करूंगा. बाद में मेरे को जो चीज में लगेगा कि उस चीज के लिए या उस फैक्टर के लिए क्राइम बढ़ रहा है, तो उस चीज को मैं आइडेंटिफाई करके मैं उसका रूट कॉज एनालिसिस करूंगा और वो प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने का कोशिश करूंगा. मान लीजिए अभी करंट सिचुएशन जो है, अनकंट्रोल्ड कोरोना वायरस बहुत बढ़ रहा है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यों बढ़ रहा है कोरोना वायरस, पेशेंट के वजह से, प्लेस के वजह से, प्रोवाइडर के वजह से, पॉलिसी के वजह से, रिसोर्स के वजह से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वजह से. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट, तो पेशेंट क्या कर रहा है, रिफ्यूजल ऑफ टेस्टिंग, वो भी हो सकता है. ऑन एवर ऑफ पॉसिबल सिम्टम्स, पेशेंट को वो भी पता नहीं हो सकता है. लैक ऑफ ट्रेसेबिलिटी, हम लोग ट्रेसेबिलिटी चेक नहीं कर पा रहे, किसको हुआ था, बाद में वो कहाँ गया, वो चेक नहीं कर पा रहे. ऑन विलिंग फॉर टेस्टिंग, वो टेस्टिंग बराबर कर ही नहीं रहा है. नहीं तो प्लेस, नो प्रॉपर रिसोर्स फॉर टेस्ट, प्लेस जो है हमको रिसोर्स नहीं मिल रहा है. रिमोट एरिया, नो एक्सेस, कोई कोई एरिया है जहां पर कोरोना बढ़ गया है और उधर जाने के लिए साधन नहीं है. इसी तरह का अगर हम लोग पूरा चेक करेंगे, बहुत सारा पॉसिबल कजेस हो सकते हैं. मैं इधर मेरे से जितना पॉसिबल कजेस आइडेंटिफाई हुआ, मैं उसको पूरा इधर मेंशन किया. आप पॉसिबल कजेस को एक एक करके चेक करिए, चेक करके बाद में आइडेंटिफाई करिए कि किस पॉसिबल कजेस को आपके एरिया में कौन सा पॉसिबल केजेस एप्लीकेबल है और कौन सा एप्लीकेबल नहीं है. जो एप्लीकेबल होता है वो उसको आप सोच सकते हो कि उसी के वजह से पॉसिबली में भी कोरोना वायरस बढ़ रहा है. तो वो चीज को हम लोग क्या करेंगे, जब फोकस करेंगे, उसका रूट कॉज में जाएंगे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे रिसोर्स में क्या है, नॉट एनफ टेस्टिंग किट्स, आपके पास टेस्टिंग किट ज्यादा नहीं है, हो सकता है इसके लिए आपको टेस्टिंग किट ज्यादा डालना पड़ेगा. नहीं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, फंड नहीं मिलता है, आपके पास पैसा ही नहीं है, आप रिसर्च कैसे करोगे, वैक्सीन कैसे निकलेगा, वैक्सीन आएगा तो कोरोना वायरस बंद हो जाएगा, मगर हमारे पास पैसा ही नहीं है उसको वैक्सीन में खर्चा करने के लिए. तो उस पॉसिबल कॉजेस को हम लोग को जाके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा. अगर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे और प्रॉपर एक्शन लेंगे, तब क्या होता है, हम लोग प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर पाते हैं. बाद में क्या आता है दोस्तों, स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम सिमिलर टाइप ऑफ क्यूसी टूल्स हम लोग जो पहले यूज किए. इट इज ए विजुअल एंड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग टूल. स्कैटर डायग्राम इज सिंपल मींस ऑफ रिलेटिंग ए कॉज टू इट्स इफेक्ट. It is a graph of point of comparison of two variables.
द पैटर्न ऑफ पॉइंट इंडिकेट द डिग्री एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। हमको उसमें डिग्री और नेचर ऑफ रिलेशनशिप को पता चलता है। एनालाइज स्ट्रेंथ एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो व्हेन टू यूज स्कैटर डायग्राम टू वेरीफाई देयर इज a relation between cause and effect with phases. Okay, to estimate the strength and nature of the relationship between two sets of data. तो हम लोग स्कैटर डायग्राम कैसे यूज करते हैं और हाउ टू मेक स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम करने के लिए 50 pairs of sample data for which relationship has to be studied. Draw a horizontal and vertical axis. Normally cause IDs and horizontal axis and effect on this vertical axis. Determine the scale depending on the range of data for each axis separately. आप अगर मेरे अगले वाले स्लाइड देखेंगे उसमें कुछ हिस्टोग्राम का ड्रॉ किया गया है जिसमें आपको एक एक्स और वाई एक्सिस में आपको डाटा उसमें मेंशन करना पड़ेगा। बाद में दोनों वेरिएबल को आप कंपेयर करके उसमें जो वैल्यूज आते हैं वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और जो आपको डॉट्स मिलेंगे वो डॉट को देख के ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा मेजर प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है। रैंडम स्कैटर्ड पॉइंट्स, पहला वाला जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, नो पॉसिबल कोरिलेशन, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, प्रॉब्लम का इफेक्ट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। पॉइंट स्कैटर्ड क्लोजली अराउंड द राइट साइड ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, हम लोग पॉइंट ऑफ डॉट को देख के ही उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक प्रॉब्लम और कॉज में क्या रिलेशन होता है। उसी तरह का इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको डॉट्स आए हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और करके उसका क्या पॉसिबल कॉज हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। बाद में दोस्तों क्या आता है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल फॉर मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग क्वालिटी, distinguish between common and special case and cause and measure consistency of a machine or process। इसमें भी हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट आइडेंटिफाई करते हैं। So when to use a control chart, visually display for process output, to monitor, control, improve process performance, to identify variation at its source। So benefit of the control chart क्या है दोस्तों, common visual language for predict processes and provide clues to taking action, easy and simple to maintain। तो दोस्तों ये एक डायग्राम है जिसमें कंट्रोल चार्ट बनाया गया है जिसमें एवरेज आउटपुट कितना होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा पॉइंट ऊपर में रहता है देन इट इज अपर लिमिट, जहां पर आपको आएगा, आपको एक इंडिकेशन आएगा कि मेरा सैंपल वैल्यू कितना अपर लिमिट में जा रहा है या कितना लोअर लिमिट में जा रहा है या कितना एवरेज में है। अगर आपको ज्यादा अपर लिमिट में जा रहा है आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है और आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर एफर्ट डाल के वो प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकते हो, जिससे आपका कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, क्वालिटी में कंट्रोल होगा और आप कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट करके रख सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।